हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिविल बॉडी चैनल। आज हम लोगों की सेकंड क्लास है, स्टील थर्ड क्लास है स्टील ड्राइंग की। आज हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखेंगे, कॉलम बेस के बारे में थोड़ा सा हम लोग कॉलम बेस का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें कॉलम बेस के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। कॉलम बेस क्या होता है और कितनी तरह के होता है, ठीक है। कॉलम बेस हम किसे कहते हैं? कॉलम बेस जैसे हमने कोई आरसीसी का या हमने क्या आरसीसी का हमने फाउंडेशन बनाया, ठीक है। फिर ये हमारा क्या है, आरसीसी का कोई फाउंडेशन है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने एक प्लेट रख दिया, ठीक है। स्टील की प्लेट रखने के बाद फिर हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हमने आई सेक्शंस बनाए। फिर उसके हम कुछ उसको बाई बोल्टिंग या रिवेटिंग के ज़रिए हमने उसको फिक्स कर दिया, ठीक है। तो ये ज़्यादातर कहाँ पे यूज होता है, ये होता है हैवी लोड्स वगैरह के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये होता है, ये हमारा तो क्या हो गया, कंक्रीट का बेस हो गया। कंक्रीट का बेस हो गया, उसके ऊपर जो हम ये स्टील की प्लेट रखते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉलम बेस बोलते हैं। इसके ऊपर हम क्या रखते हैं, आई सेक्शन रखते हैं। तो कुछ हमारा ऐसा दिखता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कॉलम बेस कितनी तरह के होते हैं, ठीक है। कॉलम बेस जो होता है हमारे पास तीन तरह के होते हैं। पहला होता है एक स्लैब बेस, दूसरा होता है गसेट बेस और तीसरा होता है ग्रिलेज फुटिंग या ग्रिलेज फाउंडेशन बेस, ठीक है। तो पहले वाले का जो स्लैब बेस होता है वो कहाँ पे यूज होता है, वो सिर्फ किसके लिए यूज होता है, एक्सियल लाइट लोड के लिए होता है, जहाँ पे बहुत कम लोड आ रहा है, लाइट लोड लो लोडिंग के लिए होता है। और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो है सिर्फ एक्सियल लोड आता है। एक्सियल लोड का मतलब लोड जो होता है वो, मान लीजिए ये कोई हमारा फाउंडेशन है, इसके ऊपर हमने ये कॉलम लगा दी। अब जो इस पे लोड आ रहा है वो सिर्फ ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, एक्सियली ट्रांसफ़र हो रहा है, सेंटर से ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। ओनली सिर्फ कौन सा लोड आ रहा है, एक्सियल। इसमें कौन सा लोड आ रहा है, एक्सियल लोड आ रहा है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या है, स्लैब बेस। जो हम स्लैब बेस रखते हैं उस पर जो होता है हमारा क्या होता है, सिर्फ एक्सियल लोड आता है, ठीक है। और जो गसेट बेस होती है, गसेट बेस जब होती है उसमें क्या होता है, वो किसके लिए करते हैं हम गसेट बेस का डिज़ाइन, हैवी लोड के लिए करते हैं। और वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे इसेंट्रिक लोडिंग आ रही है। इसेंट्रिक लोडिंग का मतलब ये होता है लोड किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है, ठीक है। मान लीजिए ये है हमारा, फाउंडेशन, इसके ऊपर हमने स्लैब बेस बनाया, इसके ऊपर हमने कॉलम रखा, ठीक है। अब यहाँ पे लोड जो है इधर से भी आ सकता है, कहीं से इधर से भी, ऊपर से भी, किसी भी डायरेक्शंस में आ सकता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसेंट्रिक लोडिंग बोलते हैं। तो ये हैवी लोड के लिए हो सकता है, यूज हो सकता है गसेट बेस हैवी लोड के लिए यूज होता है। और जो होता है किसके लिए यूज होता है, इसेंट्रिक लोडिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। और जो हमारा ग्रिलेज फुटिंग होती है, ग्रिलेज फुटिंग जो होती है वो जो होती है जहाँ पर वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पर सॉइल की क्या होती है, सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। सॉइल की क्या होती है, यहाँ पे सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, हम वहाँ पर यूज करते हैं। और इसको भी हम क्या है, हैवी लोड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ मोटी मोटी बातें हुई, ठीक है। ये इतनी नॉलेज तो आप लोगों को होनी चाहिए। कॉलम बेस कितने तरह के होते हैं, गसेट बेस का जब तक आपको आइडिया नहीं होगा तब तक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते, ठीक है। अभी हम डायग्राम दिखाएंगे, उससे आप लोगों का और क्लियर होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नीचे, ये है हमारा पिक्चोरियल व्यू ऑफ कॉलम विद स्लैब बेस। ये स्लैब बेस का आप लोगों को स्लैब बेस है हमारा ये, ठीक है। अब देखो, ये तो हमारा सीमेंट आरसीसी का ब्लॉक है। ये आप देख रहे हैं आरसीसी है, ठीक है। ये हमारा आरसीसी है। आरसीसी के ऊपर हमने जो ये प्लेट रखी है स्टील की, ये जो हमने
आरसीसी के ऊपर जो स्टील की प्लेट रखी है, इसी प्लेट को हम क्या बोल रहे हैं, बेस प्लेट बोल रहे हैं, ठीक है, बेस प्लेट बोल रहे हैं इसी को। अब हम इसके ऊपर क्या करते हैं, इसके ऊपर हम आई सेक्शंस रख देते हैं। ये आई सेक्शन दिख रहा है ना आपको, आई सेक्शन आपको कैसे दिखता है, ऐसी तो होता है आई सेक्शन, ठीक है। इसके ऊपर हम क्या करें, आई सेक्शन को हमने ऐसे रख दिया, प्लान में हमको आई सेक्शन ऐसे दिखता है, ठीक है, ऐसे दिखता है। अब देखो जब हमने आई सेक्शन यहाँ पे रखा, अब यहाँ पे ये जो है, ये इसको हम बेस प्लेट को हमने फिक्स कैसे किया है, बाय यूजिंग बोल्ट के द्वारा हमने इसको फिक्स कर दिया है। यहाँ पे बोल्ट का क्या फंक्शन होता है, सिर्फ बोल्ट का जो फंक्शन होता है, बेस प्लेट को वो क्या करता है, अपनी पोजीशंस पे बनाए रखता है, ठीक है, अपनी पोजीशन पे बनाए रखता है, और इसकी स्ट्रेंथ वगैरह प्रोवाइड करने में इसकी कोई भूमिका नहीं होती है। ये जो हम बोल्ट यहाँ पे हम जो लगाए हैं, तो इस बोल्ट को हम क्या बोलते हैं, होल्डिंग डाउन बोल्ट या रैग बोल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो आई सेक्शंस होता है, आई सेक्शन जो होता है उसमें क्या होता है, ये इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, फ्लैंज, और इसको भी हम फ्लैंज, और इसको हम बोलते हैं वेब, ठीक है। ये इतनी चीज़ें तो आपको पता होगी, ठीक है। अगर अब हम देखो, अब हम क्या करते हैं, इसके जो है फ्लैंज में हमने क्या किया, इसको हम फिक्स करने के लिए डायरेक्ट तो हम ये हम हमारा आरसीसी का फाउंडेशन है, उसके ऊपर हमने प्लेट लगाया। अब हमें आई सेक्शन इस पर रखना है, आई सेक्शन यहाँ पे रखना है। तो आई सेक्शन रखने के लिए क्या करेंगे, हम डायरेक्ट तो आई सेक्शन रख नहीं सकते, रखेंगे तो उसके लिए हमें उसमें कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो वो अरेंजमेंट जो उसको फिक्स करने के लिए जो हम करते हैं, तो वो प्लेट को और बेस प्लेट को, ये हमारी बेस प्लेट है, बेस प्लेट को आई सेक्शन से फिक्स करने के लिए हम उसमें क्या लगाते हैं, क्लीट एंगल लगाते हैं, क्लीट एंगल, इसी को हम बोलते हैं फ्लैंज क्लीट एंगल, ठीक है। ये कहाँ पे लगा है, फ्लैंज में लगा है। अगर यही एंगल वेब में लगा होता तो उसको हम बोलते हैं फ्लैंज वेब क्लीट एंगल, इसको हम क्या बोलते हैं, वेब क्लीट एंगल। इधर भी लगा है, इधर भी लगा है, और इसके पीछे भी लगा हुआ है ये, ठीक है। हम पीछे नहीं देख पा रहे हैं, पीछे टॉप फ्रंट से हम देख रहे हैं, तो इसके पीछे भी हमें ये लगाना पड़ता है। इसको हम क्या बोलते हैं, कवर प्लेट्स, ठीक है। फिर कवर प्लेट हम उसके ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। ये हम फिर इसको हम क्या, ये हमने यहाँ क्या कर दिया, रिविटिंग कर दिया उसको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डायग्राम से आप लोगों को आइडिया हो गया होगा इस बेस प्लेट क्या होता है, आरसीसी का बेस क्या होता है, और कॉन्क्रीट बेस क्या होता है, और फ्लैंज क्लीट एंगल क्या होता है, ठीक है। ये जो है हमारा कैसे बिहेव कर रहा है, कॉलम की तरह एक बिहेव कर रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे डायग्राम की तरफ। ये है डायग्राम हमारा गसेट बेस का डायग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको हम बोलते हैं फ्लैंज, ये तो पता ही है, इसको बोलते हैं वेब, इसको बोलते हैं हम ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है कॉलम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, क्लीट एंगल तो हम इसमें यूज करते हैं, गसेट बेस में भी हम क्या कर रहे थे, क्लीट एंगल तो यूज कर रहे थे। इसमें हम एक्स्ट्रा क्या यूज कर रहे हैं, इसमें हम गसेट प्लेट यूज कर रहे हैं, इसको और मजबूत बनाने के लिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक प्लेट एक्स्ट्रा हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं गसेट प्लेट। क्यों यूज कर रहे हैं, इसको हम यूज करते हैं ड्यू टू किसके लिए, हैवी लोडिंग के, इसमें हैवी लोडिंग आ सकता है, और इसमें इसेंट्रिक लोडिंग आ सकती है। इसेंट्रिक लोडिंग मतलब इधर से भी लोड आ सकता है, इधर से भी लोड आ सकता है, लोड कैसे भी आ सकता है, ठीक है, ऐसे भी लोड आ सकते हैं। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे गसेट प्लेट का हम यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, बेस प्लेट है। ये जो बोल्ट हमने लगाए हैं ये होल्डिंग बोल्ट है। बेस प्लेट को कंक्रीट बेस से अटैच करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। इसको हम रैग बोल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को इतनी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, बेस प्लेट और गसेट प्लेट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट, ये है हमारा ग्रिलेज फाउंडेशन, ठीक है। ग्रिलेज फाउंडेशन में हम क्या करते हैं, ये कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, वहाँ पे हम कुछ आई सेक्शन जो होते हैं ऐसे करके हम रखते चले जाते हैं, ऐसे रखते हैं। फिर इसको हम इस डायरेक्शन में रखते हैं, पहले हम पैरेलल रखते हैं, फिर उसके हम क्या है परपेंडिकुलर रखते हैं, फिर ऐसे करके रखते हैं, फिर इसके ऊपर हम एक बेस प्लेट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ बेस प्लेट बना के फिर हम अपना कॉलम यहाँ पे खड़ा करते हैं, ठीक है। ये इसी को हम बोलते हैं ग्रिलेज फाउंडेशन। इसमें पूरा स्टील का काम, स्टील हम यूज करते हैं, ग्रिलेज फाउंडेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। कंक्रीट बेड, ये जो है आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा जो है ब्लैक में जो दिख रहा है ये वाला, ये हमारा क्या है, ये कंक्रीट बेड है।
कंक्रीट आरसीसी के ऊपर ही हम क्या करते हैं, फिर स्टील का हम सेक्शंस, कई सारे सेक्शंस रखते हैं, ठीक है। फिर ऐसे रखते हैं, फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हम ये एक बेस प्लेट रख के फिर हम अपना क्या करते हैं, कॉलम रखते हैं। तो ये हमारा कॉलम है, ये आयरन प्लेट है, ये स्टील, इसी को हम बोलते हैं स्टील बीम्स ग्रिलेज फाउंडेशन, ठीक है। कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे सॉइल की स्ट्रेंथ जो है बहुत कम होती है, और इसको भी हैवी लोड के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये 3 बातें पता चल गई होंगी, क्या होता है कॉलम बेस, स्लैब बेस क्या होता है, गसेट बेस क्या होता है, ग्रिलेज फुटिंग्स क्या होती है, ठीक है। जब ये सब चीज़ें जब पता होगी तब आप न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कॉलम स्प्लाइस इज यूज्ड। कॉलम स्प्लाइस क्या होता है, जहाँ कॉलम स्प्लाइस हम यूज करते हैं जहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जहाँ पे आता है वहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स आते हैं, एक कॉलम और आपका दूसरा कॉलम, फिर ये तीसरा कॉलम। इन्हीं कॉलम को ज्वाइन करने के लिए, इस कॉलम को ज्वाइन करने के लिए, इस कॉलम से ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे जो हम अरेंजमेंट प्लेट लगाते हैं, उसी को इसको इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, कॉलम की लेंथ को बढ़ाने के लिए जो हम यहाँ पे एंगल यूज करते हैं या फिर प्लेट यूज करते हैं, इसको हम प्लेट बोल दिए, प्लेट लगाते हैं। तो उसी प्लेट को हम क्या बोलते हैं, कॉलम स्प्लाइस। इसी को हम बोलते हैं कॉलम स्प्लाइस। कॉलम स्प्लाइस का क्या यूज होता है, अब यहाँ पे दिख रहा होगा, इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए पहला कॉलम, दूसरा, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। तो कॉलम स्प्लाइस का यूज क्या होता है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द कॉलम। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द बकलिंग लोड इन स्टील कॉलम इज। स्टील कॉलम में बकलिंग लोड क्या होता है, कि जो हम बकलिंग लोड का आप लोगों को फार्मूला पता होगा, इसको के को बोलते हैं स्लेंडरनेस रेशियो। एल ई जो होता है हमारा इफेक्टिव लेंथ होता है, आर ई होता है रेडियस ऑफ द कॉलम। तो ये जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लेंडरनेस रेशियो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि अगर हम लेंथ अगर हम इंक्रीज करते हैं तो स्लेंडरनेस रेशियो क्या होगा, हमारा घटता चला जाएगा, जिससे क्या होगा, कॉलम क्या करेगा, बकलिंग आ जाएगी। मतलब ये है, अगर लेंथ आप बढ़ा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेंथ है कॉलम की, तो कॉलम जो है हमारा, मान लीजिए इधर से कॉलम फिक्स है, इधर से कॉलम फिक्स है, ठीक है, तो इसमें कॉलम में क्या हो जाएगा, बकलिंग होने के चांसेस, ऐसे करके बकल कर जाएगा, ठीक है, ऐसे करके बकलिंग करने के इसमें चांसेज रहेंगे। तो हमारा दूसरे का कौन सा ऑप्शन होगा, सी इज द राइट आंसर होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द कॉलम। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। स्तंभ बार, व्हाट इज द डिजाइन पर्पज ऑफ कॉलम बेस। जो हम अब आप लोगों को कॉलम बेस अब समझ में आ रहा होगा, कॉलम बेस क्या होता है, ठीक है। कंक्रीट के ऊपर जो हम स्टील की प्लेट रखते हैं उसी को हम कॉलम बेस करते हैं। उसका क्या फंक्शन होता है, स्तंभ आधार को मजबूती देने के लिए, द स्ट्रेंथ द पिलर बेस, स्तंभ आधार को मितव्ययी बनाने के लिए, टू मेक द कॉलम बेस इकोनॉमिकल, सी टू डिस्ट्रीब्यूट द कॉन्सेंट्रेट लोड टू द कॉलम यूनिली। इसका ये भी फंक्शन हो सकता है, क्या है, यहाँ पे हम जो लगाते हैं, जो यहाँ पे लोड आया कॉलम के जरिए, अब वो इवनली चारों तरफ क्या हो जाए, बराबर क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और इसको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ द पिलर बेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है वो, और कॉन्सेंट्रेट लोड को भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं स्तंभ आधार को मजबूती, द स्ट्रेंथन द पिलर बेस, स्तंभ आधार को मितव्ययी बनाने के लिए, स्तंभ से केंद्रित भार को नींव क्षेत्रफल समान रूप से वितरित करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो होगा, ये डी वाला नहीं होगा, हमारा ऑप्शन होगा सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। द टू डिस्ट्रीब्यूट द कॉन्सेंट्रेट लोड ऑफ द कॉलम यूनिली ओवर द एरिया। इसका स्ट्रेंथ से कोई मतलब नहीं होता पिलर बेस का, ठीक है। टू मेक द कॉलम बेस इकोनॉमिकल, जाहिर सी बात, इकोनॉमिकल कैसे होगा, इकोनॉमिकल हो सकता है क्या, अगर आप ये जो है कॉलम बेस आप ज़्यादा लगाएंगे तो इसके क्या होगा, स्टील का खर्चा ज़्यादा बढ़ेगा, स्टील ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या कॉस्ट ज़्यादा आएगी, तो इकोनॉमिकल तो नहीं हो सकता, ठीक है, तो इकोनॉमिकल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हमारा कौन सा होगा, हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर
सी इज़ द राइट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। तो हमारा थर्ड का कौन सा ऑप्शन होगा? सी इज़ द, क्या होगा? सी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभिकलन में कंक्रीट नींव का भार स्तंभ भार का कितना % लिया जाता है? जब हम डिजाइन करते हैं तो वहाँ पे कंक्रीट फाउंडेशन कंक्रीट नींव का भार स्तंभ भार का कितना लिया जाता है? कितना % कंक्रीट नींव का भार जो होता है वो स्तंभ भार का, स्लैब बेस का हम कितना % लेते हैं? तो हम जो लेते हैं यहाँ पे 10% हम लेके चलते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वृत्ताकार स्तंभ के लिए आधार प्लेट का न्यूनतम व्यास निर्धारित होता है। वृत्ताकार मिनिमम व्यास किसके लिए? ये हमारा कोई क्या है? वृत्ताकार स्तंभ है, सर्कुलर कॉलम है। इसके लिए हम जो है कॉलम बेस जो है आधार प्लेट जब बनाएंगे वो उसका क्या फार्मूला होता है, ठीक है। सर्कुलर कॉलम द मिनिमम डायमीटर कितना होना चाहिए, उसके लिए हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए जो फार्मूला है हम यूज करते हैं 1.5 डी प्लस 75। यहाँ पे डी जो है डायमीटर ऑफ द कॉलम है, जो हमें कॉलम बनाना है। डी क्या है? डायमीटर ऑफ द कॉलम। कौन सा? जो कॉलम जिस डायमीटर का हम कॉलम बना रहे हैं, तो ये वहाँ पे उसकी डायमीटर है। तो यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेक्शन आई सेक्शन कॉलम को पार्श्व दिशा में खिसकने से रोकने के लिए वेब व आधार प्लेट के संगम पर दिया जाने वाला जोड़ कहलाता है। ये हमारा आई सेक्शन है। आई सेक्शन ये हम ऊपर भी क्या कराते हैं? क्लीट्स, या जो हम बोलते हैं क्लीट एंगल, इधर भी लगाते हैं, इधर भी लगाते हैं। अगर हमें ये तो ऊपर वाले लोड को क्या कर रहा है? बियर कर रहा है। अगर लोड इधर से भी आ रहा है, लोड इधर से भी आ रहा है, वेब पे भी लोड आ रहा है, तो हमें लेटरल लोड, ये जो लेटरल लोड आ रहे हैं दोनों तरफ से, लेटरल लोड को रोकने के लिए हम कौन सा जॉइंट यूज करते हैं? तो उस जॉइंट का क्या नाम है? ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो उस जॉइंट को हम बोलते हैं फ्लेंज जॉइंट। नहीं, फ्लेंज में नहीं। वेब जॉइंट, इसको हम बोलते हैं डमी जॉइंट। तो हमारा सी जो है, सी इज़ द राइट आंसर होता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? डमी जॉइंट बोलते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ग्रिलेज स्तंभ आधार में अधिकतम नमन आघूर्ण लिया जाता है। द मिनिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ द ग्रिलेज कॉलम बेस। ग्रिलेज कॉलम बेस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा क्या है? W/8 कैपिटल L माइनस L। ये जो है कैपिटल L जो है कौन सा वाला है? ये जो है कैपिटल L लेंथ ऑफ द, ये वाली लेंथ है। इसके ऊपर जो हम बेस प्लेट रखे हैं ये स्मॉल l है, ये स्मॉल l है। ये जो है ये वाला जो है ये कौन सा है? कैपिटल L है, ठीक है। तो W क्या है? वेट है। वेट कितना आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा कौन सा फार्मूला होगा? W/8 L माइनस स्मॉल में L। तो क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा हुआ? क्वेश्चन नंबर 7 का A इज़ द राइट आंसर। ग्रिलेज स्तंभ आधार में 2 लगातार धरन के फ्लैंज की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ग्रिलेज जो हम ग्रिलेज फाउंडेशन में बताया था, एक आई सेक्शन ये यूज करते हैं, फिर उसके बाद आई सेक्शन ये रखते चले जाते हैं, फिर एक ऊपर भी रखते हैं। वो हमें जितनी रिक्वायरमेंट होती है या जितना फाउंडेशन का एरिया होता है उसके हिसाब से हम लगाते हैं, हमें कितना लगाना है, ठीक है। ऐसे लगाते हैं, तो ऐसे लगाते हैं। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है इन दोनों के बीच में कितनी दूरी होती है, डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। कितना होता है?
डिस्टेंस जो होता है कितना होता है, डी इक्वल टू 75 mm की दूरी होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो हमारा यहाँ बी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है, 75 mm की दूरी होनी चाहिए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रिलेज स्तंभ आधार के लिए अधिकतम कर्तन बल लिया जाता है, मैक्सिमम शियर फोर्स कितना होता है ग्रिलेज बेस के लिए। तो शियर फोर्स जो होता है W/2L L माइनस एल। कैपिटल एल तो आपको पता है, ये बड़ी वाली ये वाला जो है कॉलम का ये डायमेंशन है, और ये स्मॉल एल जो है ये बेस प्लेट की डायमेंशन है, ठीक है। तो यहाँ W क्या है, वेट है, यहाँ पे W/2L L माइनस एल, ये चीज़ें क्या है कोड के द्वारा दी गई हुई हैं। ये सब चीज़ें आप लोगों को क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, स्तंभ के आधार में लगाई गई धरड़ प्लेट में मोटाई निर्धारित की जाती है। द थिकनेस ऑफ द होल्डिंग प्लेट डाउन टू द बेस ऑफ द कॉलम इज डिटरमाइंड बाई, जो थिकनेस होती है प्लेट की, जो हम थिकनेस लगाते हैं उसको स्तंभ के आधार में लगाई गई धारड़ प्लेट की मोटाई, जो हम प्लेट लगाते हैं इसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है। कॉलम इज डिटरमाइंड बाई, कैसे हम पता करेंगे इसकी मोटाई की, इसकी हमें कितनी दाया हमें कितना लेना है, ठीक है, या इसकी मोटाई कितनी रखनी है प्लेट की। प्लेट की मोटाई के लिए किस चीज़ पे डिपेंड करें, एक तो एक्सियल फोर्स, उस पर फोर्स कितना आ रहा है, चलिए ठीक है, या फिर टेंसाइल फोर्स या फिर फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। तो जाहिर सी बात है हमें एक्सियल फोर्स के तो नहीं डिसाइड होगा, टेंसाइल फोर्स से नहीं, तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो होता है वो क्या होता है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ से हमें पता चलता है उसमें जो है वो कितना बेंडिंग स्ट्रेंथ को रजिस्ट कर सकता है, बेंडिंग स्ट्रेंथ कितना रजिस्ट कर सकता है, और उसमें फ्रैक्चर होने के चांसेस कितने हैं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, रप्चर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। रप्चर का मतलब क्या होता है, फ्रैक्चर होने कितने चांस है, कितना लोड आ रहा है, उस लोड को वो रोक पाएगा कि नहीं रोक पाएगा, और रप्चर अगर उतना लोड हम उस बेस प्लेट पे दे रहे हैं वो क्या फट जाएगा या टूट जाएगा, या फिर उसको होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, बियरिंग मतलब उसको जो है बेंडिंग स्ट्रेंथ की कैपेसिटी कितनी है, बेंडिंग में लोड लेने की क्षमता कितनी है, ये भी हम इन सब के आधार पर हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि हमें थिकनेस जो है बेस प्लेट की कितनी रखनी है। वो किस पे डिपेंड करता है, वो उसके फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है, आनमन सामर्थ्य जो होता है उस पर डिपेंड करता है। तो हमारा 10 का कौन सा होगा, 10 का सी इज़ द राइट आंसर। अब देखिए स्तंभ आधार में प्रयोग बोल्ट में अनुज्ञेय प्रतिबल होता है। द परमिसिबल स्ट्रेस इन द बोल्ट यूज्ड इन द कॉलम बेस कितना होता है, परमिसिबल स्ट्रेस जो बोल्ट हम जो यूज करते हैं उसमें परमिसिबल स्ट्रेस कितना होता है। तो यहाँ पे जो है परमिसिबल स्ट्रेस जो बोल्ट का होता है 120 Nm/mm² होना चाहिए, ठीक है। स्तंभ जो हम बेस प्लेट में बोल्ट यूज करते हैं उसका कितना होना चाहिए, अभी हमने दिखाया था बेस प्लेट में ये बोल्ट लगा के हम इसको क्या करते थे, फिक्स करते थे। ये जो बोल्ट हमने लगाया है इसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 120 Nm² की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। इससे कम का बोल्ट हम वहाँ पर नहीं यूज कर सकते, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्तंभ आधार में एंकर बोल्ट का काम होता है। एंकर बोल्ट वर्क इन पिलर बेस जो हम बनाते हैं उसमें एंकर बोल्ट हम जो लगाते हैं उसका क्या काम होता है। एंकर बोल्ट पहला क्या है, स्तंभ को मजबूती देता है, आधार प्लेट को मजबूती देता है, आधार प्लेट को कंक्रीट पर टिका के रखता है, ठीक है। पहला अभी हमने इसे पहले बताया था, जो हम इसको बेस प्लेट जो हम लगाए थे
ये यहाँ इधर जो हम बोल्ट लगाया है, बोल्ट हम लगाते हैं, उसी बोल्ट को हम क्या बोलते हैं? एंकर बोल्ट बोलते हैं। एंकर बोल्ट जो ये वाला जो बोल्ट लगाए हैं, बोल्ट हमने लगाया है बेस प्लेट में, उसका क्या फंक्शन होता है? उसका स्ट्रेंथ से कोई फंक्शन नहीं होता, ठीक है। क्यों? वो सिर्फ वो जो है बेस प्लेट को और कंक्रीट का जो बेस है उन दोनों को क्या करता है? आपस में जोड़ के रखता है, होल्ड करे रहता है, ठीक है। रीइंफोर्समेंट बेस द टू रीइंफोर्स बेस प्लेट नहीं प्रोवाइड करता। आधार को प्लेट पर टिका के रखना, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। एंकर बोल्ट वर्क इन पिलर बेस में क्या काम करता है? पिलर बेस में आधार प्लेट को कंक्रीट पर टिका के रखता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ आधार एवं धारण प्लेट की मशीनिंग ना होने की दशा दोनों को जोड़ा जाता है। इन केस ऑफ नॉन मैकेनिज्म कॉलम बेस एंड बेस प्लेट बोथ आर ज्वाइंट बाय फ्लैंज एंगल भी क्लीट एंगल जिसे हम बोलते हैं गसेट प्लेट द्वारा। हम क्या करते हैं? तीनों के द्वारा हम क्या करते हैं? अपने जो हमारा कॉलम बेस है उसको हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। गसेट प्लेट भी लगाते हैं, क्लीट एंगल भी लगाते हैं और फ्लैंज एंगल भी लगाते हैं, ठीक है। फ्लैंज जो हमने बताया था अभी, यहाँ भी लगाते हैं, यहाँ भी लगाते हैं, यहाँ भी लगाते हैं। इसको हम वेब फ्लैंज और क्लीट, इसको जो हम यहाँ पे जो हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते थे? क्लीट एंगल बोलते थे, ठीक है। क्लीट एंगल गसेट प्लेट भी इसी में लगाते थे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? स्लैब आधार में धारण प्लेट की मोटाई ज्ञात की जाती है। अगर हमें प्लेट की वो क्या थिकनेस पता करना है तो हम कौन से फार्मूले से यूज करेंगे? हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 14 का है रूट 3W बाई सिग्मा बी एस क्या है? यहाँ पे सिग्मा बी एस क्या शो कर रहा है? सिग्मा बी एस बियरिंग स्ट्रेंथ, ये जो है बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट है, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ किसकी? प्लेट की, ठीक है। बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। और जो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। अब देखिए ए स्क्वायर जो है, जो हम यहाँ पे आई सेक्शन जो हम लगाए हैं, आई सेक्शन जो हमने यूज़ किया है बेस प्लेट के ऊपर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो थिकनेस होती है उसको ए बोलते हैं। इस वाले एंड से जो यहाँ तक की थिकनेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक जो थिकनेस होती है उसको हम बोलते हैं बी। फिर ये इस वाले यहाँ से लेके यहाँ तक जो थिकनेस होती है उसको हम बोलते हैं बी, और उसको हम ए बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा कौन सा फार्मूला निकल के आ जाए? क्वेश्चन नंबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कंक्रीट ब्लॉक एरिया फॉर द कॉलम बेस। तो कि ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फार्मूला क्या है कैलकुलेट करने का? कंक्रीट ब्लॉक है, उसको एरिया कंक्रीट ब्लॉक एरिया फॉर द कॉलम बेस। कॉलम बेस के लिए हमें कंक्रीट का एरिया हमें कितना लेना पड़ेगा, उसके लिए हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर हमारा 15 का है, कौन सा? कंक्रीट ब्लॉक क्षेत्रफल निकालने के लिए एक तो हमारे पास स्तंभ का भार, जो कॉलम का वेट और कॉलम का वेट कितना आ रहा है, प्लस उसमें जो है फाउंडेशन का भार कितना है, फाउंडेशन का भार डिवाइडेड बाई हम करें मृदा की सुरक्षित धारण क्षमता, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा? और कंक्रीट ब्लॉक का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। द कॉलम बेस कनेक्टेड बाय द गसेट प्लेट टू द बेस प्लेट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे? स्लैब बेस भी बोलते हैं, गसेट बेस भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 16 का सी इज द राइट आंसर। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि स्तंभ पर
अक्षीय बलों के अलावा कि उत्केंद्रीय बल भी कार्य कर रहे हों तब स्तंभ आधार का प्रयोग किया जाता है। स्लैब बेस, गसेट बेस, तो वहाँ पे हम कौन सा अभी हमने बताया था ना, तो वहाँ पे गसेट बेस का हम जहाँ पर एक्सेंट्रिक लोडिंग आता है वहाँ पे हम कौन सा यूज करते हैं, गसेट बेस का हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ये आई सेक्शन है हमारा, तो यहाँ पे तो हम क्या है, यहाँ पे हम क्लीट एंगल तो लगाते हैं, उसके ऊपर यहाँ पे हम क्या पहले गसेट प्लेट लगाते हैं। किसकी वजह से लगाते हैं, जो यहाँ पे सेंट्रिक लोडिंग वगैरह भी इसमें आती है, इसी की वजह से हम गसेट प्लेट लगाते हैं। गसेट बेस में ही हम क्या करते हैं, हैवी लोड के लिए होता है। ठीक है, और कॉलम बेस जो होता है लो लोड के लिए होता है। ग्रिलेज फाउंडेशन किसके लिए होता है, जहाँ पे बियरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है सॉइल की, वहाँ यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम साइज ऑफ एंगल सेक्शन यूज टू कनेक्ट आई सेक्शन कॉलम टू बेस प्लेट। ये मान लीजिए ये कोई हमारा कंक्रीट का ब्लॉक है, उसके ऊपर ये हमने स्टील की प्लेट रखी, अब हमें इस पे आई सेक्शन को फिक्स करना है, तो उसकी मिनिमम साइज़ क्या होनी चाहिए। ये जो हमने आई सेक्शन यूज करेंगे उसकी मिनिमम साइज़ क्या होनी चाहिए, अब हम देखते हैं। मिनिमम साइज़ जो होनी चाहिए उसकी 100 इंटू 12, तो इसमें 100 इंटू 100 क्या है। अब ये देखिए ये कोई हमारा सेक्शन है, ये थोड़ा सा ऐसे बनेगा, ये है, ये वाली लेंथ कितनी 100, ये वाली लेंथ कितनी है 100, ये इसकी मोटाई कितनी है 12 mm। ठीक है, तो इसी का मिनिमम हम इतने का हम उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं 100 इंटू 12 mm। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्तंभ मिनिमम्स ऑफ डमी क्लीट यूज टू प्रिवेंट द साइड स्लाइडिंग ऑफ द कॉलम। साइड से जो कॉलम स्लाइड ना कर जाए उसको हम बचाने के लिए, तो उसको साइड से अगर लोड आ रहा है तो ये यहाँ से स्लाइड ना करे, तो उसको हम बचाने के लिए स्लाइडिंग ऑफ द कॉलम कितना मिनिमम ऑफ डमी क्लीट जो हमारे यहाँ पे क्लीट यूज करते हैं उसको हम बोल्टिंग करते हैं, इसकी मिनिमम साइज़ कितनी होनी चाहिए। तो इसकी जो मिनिमम साइज़ होती है वो होती है आपका 50 इंटू 12 mm। ठीक है, 50 इंटू 12 mm। अब वही है 50 क्या है यहाँ पे, ये जो हम क्लीट यूज कर रहे हैं तो वो है 50, तो ये लेंथ है इसकी ये वाले लेग की लेंथ है, और 12 क्या है इसकी, 12 इसकी थिकनेस है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। संपीड़न बल के अधीन ऐसे संरचनात्मक उपांग जो अनुदैर्ध्य अक्ष के समांतर दिशा में प्रयोग किए जाते हैं। स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्स दैट आर अप्लाइड इन द डायरेक्शन पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल मेंबर ऐसा मेंबर जो क्या है, स्ट्रक्चरल मेंबर जिसमें डायरेक्ट क्या हो रहा है, कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है, तो उसको हम क्या सेंटर से पास हो रहा है, एक्सियल फोर्स जिसमें आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। कॉलम और कॉलम स्ट्रट जो है वो भी एक कॉलम का ही पार्ट है, लेकिन इसकी लेंथ क्या होती है, बहुत कम होती है। और स्टेंशन जो होता है वो भी क्या होता है, एक कॉलम ही होता है। तो यहाँ पे जो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी, हमारा यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आज की क्लास जो है हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगर इसमें किसी को डाउट हो तो वो कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। कृपया चैनल को बने रखिए और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी आऊँगा। ओके, थैंक्स।